हेलो दोस्तों, वेलकम टू लेट्स क्रैक इट। और भाई आज है 3 सितंबर 2020 और ये है आज का द हिंदू न्यूज़पेपर और हम करने जा रहे हैं इसको डिस्कस। तो डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ज़रूरी होता है, इससे मोटिवेशन मिलता है। डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो पहली न्यूज़ जो आपके लिए यूपीएससी के बिल्कुल काम की नहीं है, पबजी बैन हो चुका है। ठीक है, बिल्कुल काम की न्यूज़ आपके लिए नहीं है। हो सकता है आप खेलते हो, पर आप अब फ्री फायर से काम चलाएंगे। ठीक है। तो दूसरी जो न्यूज़ आपके आज की काम की है, तो वो न्यूज़ है ये वाली कि क्वेश्चन आवर को ख़त्म कर दिया गया लोकसभा में से, जो कि मॉनसून सेशन के अंदर होता। इस बार कोविड-19 के कारण ये डिसीजन लिया गया। तो अपोजिशन ने कहा भाई ये तो हमारा जो है राइट है, एक तरीके से क्वेश्चन आवर जो होता है उससे गवर्नमेंट की अकाउंटेबिलिटी बनी रहती है, तो इसको आप इस तरीके से ड्रॉप नहीं कर सकते। और इस साल तो काफ़ी सारे क्वेश्चन हमारे मन में हैं, उनका क्या होगा। तो देखिए, मॉनसून सेशन इस बार जो मॉनसून सेशन था वो पेंडेमिक के कारण लेट हो गया। तो सितंबर 14 से ये स्टार्ट होगा और अक्टूबर 1 तक चलेगा। इसमें 18 सीटिंग्स होंगी, 18 मीटिंग्स होंगी और सैटरडे और संडे भी इंक्लूड होंगे। तो मॉनसून सेशन डिले हुआ। ठीक है, ये इसका शेड्यूल दिया हुआ है, आपके लिए ज़रूरी नहीं है। तो देखिए, द प्रपोजल ऑफ एक्सक्लूड क्वेश्चन आवर इज़ आर्बिट्रेरी। तो ये ओपोजिशन कांग्रेस एमपी कह रहे हैं कि जो क्वेश्चन आवर होता है उसको एक्सक्लूड करने का जो प्रपोज़ल है वो स्वैच्छिक है और ये अनडेमोक्रेटिक है, क्योंकि एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के अंदर क्वेश्चनेबिलिटी बनती है, गवर्नमेंट से आंसरेबिलिटी बनती है गवर्नमेंट की। इट्स मेंबर्स प्रिविलेज, तो ये मेंबर का अधिकार है। एंड द वेरी लाइफ ऑफ द सेशन, और सेशन और गवर्नमेंट को भी उत्तरदायित्व बनाए रखने के लिए ज़रूरी होता है। तो अपोजिशन लीडर इंक्लूडिंग कांग्रेस लीडर द हाउस ये हैड रिटन द स्पीकर ओम बिरला नॉट टू करटेल क्वेश्चन आवर। तो अपोजिशन ने कहा कि इसको क्वेश्चन आवर को रखो यार, ख़त्म मत करो। ठीक है, ये हमारा राइट है और एनक्रोच करता है एक मेंबर्स के राइट को। एंड डिनाइड दैम एन अपॉर्चुनिटी टू क्वेश्चन द गवर्नमेंट, और गवर्नमेंट को क्वेश्चन करने से रोकता है। क्वेश्चन आवर अगर आप ख़त्म कर देंगे तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल नहीं रहेगी, डेमोक्रेसी ख़त्म समझो। ठीक है, तो ये बात यहाँ पर लिखी हुई थी। अब ये सब काम का नहीं है, ये सब पॉलिटिक्स है। अब आपके काम का क्या है कि ये देखिए क्वेश्चन आवर क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ क्वेश्चन आवर? क्वेश्चन आवर इज़ द लाइवलीस्ट आवर इन द पार्लियामेंट। इट इज़ ड्यूरिंग द 1 आवर का होता है दैट मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट आस्क क्वेश्चंस टू मिनिस्टर्स एंड होल्ड देम अकाउंटेबल। तो मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट गवर्नमेंट से क्वेश्चन पूछ सकते हैं जो कि मेजोरिटी में हैं, एंड होल्ड देम अकाउंटेबल, और उनको अकाउंटेबल बनाए रखते हैं फॉर द फंक्शनिंग ऑफ देयर मिनिस्ट्रीज़। कोई अपने जो आर्बिट्रेरी डिसीजन नहीं ले सकता। अगर वो डिसीजन लेता है तो उसे जवाब देना होगा, उसकी आंसरेबिलिटी बनती है। उसी चीज़ को कहते हैं अकाउंटेबिलिटी, होल्ड करना, और इसे ट्रांसपेरेंसी भी फंक्शनिंग में आती है। द क्वेश्चंस दैट एमपीज आस्क्ड वाज आर डिजाइंड टू इलिसिट इन्फॉर्मेशन एंड ट्रिगर सुटेबल एक्शंस बाय मिनिस्टर। ठीक है, तो ये मिनिस्टर्स को अकाउंटेबल बनाए रखने में मदद करता है। तो ये क्वेश्चन आवर होता है, इंपॉर्टेंट क्या है, 1 आवर के लिए होता है, और जो अकाउंटेबिलिटी इससे बनती है। अब यहाँ पर एक 0 आवर के बारे में भी आप जानिए साथ में ही। वाइल क्वेश्चन आवर इज स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड, तो क्वेश्चन आवर स्ट्रिक्टली रेगुलेटेड होता था, इस बार नहीं हुआ, इसीलिए ये आर्टिकल यहाँ पर आया है। 0 आवर इज़ एन इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर प्रीलिम्स। 0 आवर इज़ एन इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन। द फ्रेज डज नॉट मेंशन इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर। द कंसेप्ट ऑफ 0 आवर started organically in the first decade of Indian Parliament, when MPs felt the need of raising important constituencies and नेशनल इश्यूज़। अगर कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया तो वहाँ पर 0 आवर आपका यूज़ होता है। ठीक है, इंडियन पार्लियामेंट्री इनोवेशन है ये। तो 0 आवर के बारे में और क्वेश्चन आवर के बारे में कम से कम आपको इतना पता होना चाहिए, बाकी आपने पॉलिटी की जो लेक्चर्स होते हैं उनमें आपने पढ़ा हुआ होगा। तो इस न्यूज़ में हमें इतना ही जानना था। और जो गवर्नमेंट है, जो पावर में है, जो बीजेपी गवर्नमेंट है, उन्होंने कहा है कि कोविड-19 में हम इस तरह के सेशंस अलाउ कर रहे हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ऊपर से आप क्वेश्चन आवर की मांग कर रहे हैं, तो इस चीज़ को मत कीजिए, जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ होगा। ओके, तो दैट इज़ योर आर्टिकल, डिस्कस कर लिया हमने। आगे चलते हैं। देखिए, ये फिर इंडिया चाइना की टॉक चुस्सुल में हो रही है, और इनकन्क्लूसिव टॉक, यानी कि कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला। तो इसके बारे में यहाँ पर कुछ नहीं था। सारी लोकेशंस वगैरह, पेंगोंग सो लेक के बारे में भी सब कुछ यहाँ पर बता दिया गया है, और इसके पास ही है चुस्सुल। तो आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, चैनल पर पड़ी हुई है एक्सप्लेनर्स वाली प्लेलिस्ट में। आगे चलते हैं। आर्टिकल्स आज बहुत अच्छे नहीं निकले। देखिए यहाँ पर देखिए,
आपको इस आर्टिकल में इस तरीके से सर्च करना होता है, जैसे नेशनल गांधी, जो संजय गांधी नेशनल पार्क है, तो ये कहाँ पर है, तो पता चलता है कि ये तो महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो छोटी छोटी पॉइंट्स यहाँ से निकालने पड़ते हैं, क्योंकि स्टेट ने डिक्लेयर कर दिया 6,600 एकड़ ऑफ एरे एज फॉरेस्ट रिजर्व। तो जो एरे जो फॉरेस्ट थे महाराष्ट्र के, उनको क्लियर किया जा रहा था, उनका 600 एकड़ का एरिया फॉरेस्ट रिजर्व डिक्लेयर कर दिया गया। ठीक है, तो इस तरह की न्यूज़ों में से आपको पॉइंट्स निकालने होते हैं। देखिए, ये जो आर्टिकल आया है ये जीएसटी रिफॉर्म्स पर आया है। क्या है, वही जीएसटी कंपनसेशन स्कीम जो कि 5 साल के लिए चलाई गई। देखो, हम पिछले 5 दिन से इसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं, बार बार इस पर एक बहुत बड़े बड़े आर्टिकल आते हैं, तो हम इसको रोज़ डिस्कस नहीं करेंगे। ठीक है, डेली आर्टिकल आप देखिए, एनालिसिस देखिए, आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, जीएसटी कंपनसेशन स्कीम लॉन्च की थी 5 साल के लिए, सरकार ने उसको मना कर दिया। तो यही बताया है कि जीएसटी रिफॉर्म्स में अभी कितनी ज़्यादा ज़रूरत है। कल ही जीएसटी रिफॉर्म्स पे एक बहुत ही बड़ा आर्टिकल इधर की साइड आया था, और तो हमने वो भी डिस्कस किया था, आप उसको देख लें। तो ये सब पढ़ने की आपको रोज़ बाई रोज़ ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, इस साइन से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये किस चीज़ की बात कर रही हैं। ये बात कर रही हैं जो 23.4% की जीडीपी डाउनग्रेड में चली गई। तो सब पता है हमें कि किस तरीके से गई, क्यों गई, लेकिन यहाँ पर जो 3-4 पॉइंट हैं उनको देख लेते हैं। हमने आपको बताया था भी कि एग्रीकल्चर ही सिर्फ एक ऐसा सेक्टर था जिसमें 3.4% की ग्रोथ देखी गई, बाकी सब में 47 से लेकर के 50% तक का ड्रॉप देखा गया था। एस्टिमेटेड जो 24% जीडीपी ग्रोथ में जो कॉन्ट्रैक्शन हुआ है प्रीवियस ईयर की तुलना में, तो G20 अगर इकोनॉमीज़ हम देखें, जो G20 कंट्रीज़ हैं उनके अंदर हमारी सबसे ज़्यादा इकोनॉमी गिरी है, और साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर भी हमारी सबसे ज़्यादा जो बेइज्जती सी हुई है। बट दीज मेंबर्स आर लाइकली अंडर एस्टिमेट बिकॉज देयर आर बेस्ड ऑन द इन्फॉर्मेशन। अब एक दिक्कत ये है कि ये 24% तो घट गई, लेकिन ये जो डाटा लिया था ये सिर्फ था फॉर्मल सेक्टर का और ऑर्गेनाइज सेक्टर का। अभी आपने एक्स्ट्रापोलेटेड टू इन्फॉर्मेशन और अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डाटा तो अभी इंक्लूड ही नहीं किया। तो अगर इसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर का डाटा इंक्लूड कर लेंगे तो एक्चुअल डिक्लाइन इज़ प्रोबेबली वर्स। तो ये करीब और आगे जाएगा, मींस लगभग 34% के करीब तक आपकी जीडीपी का ग्रो जो डिक्लाइन वो दिखेगा, अगर अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटीज़ को भी यहाँ पर इंक्लूड कर लिया। उसके साथ ही जो आईआईपी यानी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होती है, उसमें भी 20% तक का डिक्लाइन यहाँ पर देखा गया है। तो यहाँ पर ये 2-3 पॉइंट आपके काम के थे। देखिए, देयर इज़ अदर बैड न्यूज़ इन जीडीपी डाटा, एवरी सेक्टर अदर देन एग्रीकल्चर डिक्लाइन। अभी बताया कि एग्रीकल्चर में 3.4% का ग्रोथ हुआ था, लेकिन बाकी सभी सेक्टर्स में 47 से 50% तक की डिक्लाइन हुई थी। ठीक है, तो वही सेम लाइन यहाँ पर लिखी हुई है, डाटा नहीं दिया था। देखिए, ये सब आपके काम का नहीं था, इसमें कुछ नहीं दिया था, इसीलिए मैंने पढ़ा। आप चाहें तो आप भी स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ सकते हैं, कुछ फ़ायदा होने नहीं वाला। द सेंटर इज़ इवन डिनाइंग द स्टेट्स देयर लीगल ड्यूज़। और यहाँ पर ये जीएसटी कंपनसेशन सेस वाली बात जो अभी इधर बताई गई कि सेंटर जीएसटी जो कंपनसेशन सेस है उसको देने को भी मना कर रहा है, जबकि 5 साल के लिए कॉन्स्टिट्यूशनल लीगलिटी बनती है सेंटर की कि वो स्टेट को ये सब दे। तो यहाँ पर जीएसटी के लिए मना कर दिया। तो दो इश्यूज़ बहुत बड़े, जीएसटी, जीडीपी। ठीक है, तो लगभग पूरी इकोनॉमी पर ही खतरा है। स्टेट्स यहाँ से नाराज़ बैठे हैं, पूरी इकोनॉमी यहाँ से नाराज़ बैठी है। तो ये दोनों आर्टिकल इसी पर ऊपर बेस थे, दोनों को डिस्कस कर लिया और रोज़ इनको डिस्कस किया जाता है। अब जो चीज़ काम की है, जो नया आर्टिकल पहली दफ़ा आया, वो ये था कि सुप्रीम कोर्ट ने ग्रांट कर दिया परमानेंट कमीशन टू वुमेन। ठीक है, अब ये सब क्या था, परमानेंट कमीशन क्या होता है, शॉर्ट सर्विस कमीशन क्या, ये सब इसके अंदर दिया हुआ है आर्टिकल के। तो आर्टिकल को थोरली डिस्कस करेंगे और एक एक पॉइंट यहाँ से जानेंगे। तो आर्टिकल जो है डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। तो ये ईयर अच्छा खासा रहा, और इसमें जो मिलिट्री की हिस्ट्री में ऐसे ईयर्स बहुत ही कम आते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने 17 फरवरी को डिसीजन दिया था कि इन्होंने अलाउ कर दिया वुमेन को टू सर्व एज अ परमानेंटली कमीशनड ऑफिसर इन 10 कम्बैट सपोर्ट आर्म्स एंड सर्विसेज इन द इंडियन आर्मी। तो इंडियन आर्मी, देखिए गौर फरमाइए, इंडियन आर्मी की बात हो रही है, ना कि इंडियन एयरफोर्स की और इंडियन नेवी की। इंडियन आर्मी में वुमेंस को जो 10 कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स हैं उनमें परमानेंटली कमीशन एक मिल गया है। ये अभी तक सिर्फ मेन के लिए अलाउ था। ओके, तो देखिए, सुप्रीम कोर्ट आल्सो डायरेक्टेड सेंट्रल गवर्नमेंट टू रेसाइन द
बारगो ऑन कमांड अपॉइंटमेंट फॉर वुमेन ऑफिसर। तो सुप्रीम कोर्ट ने अलाउ की मतलब डायरेक्ट किया सेंट्रल गवर्नमेंट को कि एक जल्दी से परमानेंट कमीशन जो होल्ड करे और प्रोवाइड करे टू वुमेन ऑफिसर्स। तो दिस जुलाई गवर्नमेंट इज़ इशूड फॉर्मल सैंक्शंस ऑफरिंग परमानेंट कमीशन टू वुमेन ऑफिसर्स ऑफ द इंडियन आर्मी। तो इस जुलाई जो है उन्हें दे दिया। जुलाई में भी इस तरह का एक आर्टिकल द हिंदू में आया था। तो जब ये दिया गया था परमानेंट कमीशन उसके बेस पर, दिस इज़ कल्मिनेशन ऑफ ए स्ट्रगल फॉर इक्वल अपॉर्चुनिटी। अब तक क्या था कि मेंस को तो था इक्वल वो परमानेंट कमीशन, वुमेन को नहीं था। तो यहाँ इक्वल अपॉर्चुनिटी की भी बात पूरी हुई। 27 साल हो गए लड़ाई लड़ते हुए, 1992 से ये केस शुरू हुए। और when the army inducted the first batch of women officer as नॉन मेडिकल कोप्स। नॉन मेडिकल मीन्स पहले सिर्फ मेडिकल पर्पजेज़ के लिए वुमेंस की जो एंट्री थी आर्मी में, लेकिन अब नॉन मेडिकल पर्पजेज़ के लिए यानी कि जो कॉम्बैट रोल्स होते हैं उनमें भी वुमेंस की एंट्री 27 साल पहले शुरू हुई थी। और तब से लेकर के अब ये 27 साल की जो लड़ाई है वो सक्सेसफुल हुई कि वुमेन को भी इक्वल जो रोल परमानेंट कमीशन दे दिया गया। ये पैरा इम्पोर्टेंट नहीं था, तो आगे चलते हैं। देखिए, इंडियन आर्म्ड फोर्स बिगिन इंडक्टिंग वुमेन। तो इंडियन आर्म फोर्स ने सबसे पहली बार 1992 में नॉन मेडिकल ब्रांचेस के लिए वुमेन को इंडक्ट करना शुरू किया। ठीक है, एज शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर। तो शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर के तौर पर 14 साल के लिए आप सिर्फ जा सकते हैं कॉम्बैट रोल्स में, नॉन मेडिकल पोस्टेज में। उसके बाद आपको रिटायरमेंट लेना होगा और फिर कोई और करियर आपको चुनना होगा। द स्कीम इनिशियली अलाउ फॉर ए 5 ईयर सर्विस। तो सबसे पहले जब वुमेन को अलाउ किया गया तो 5 साल के लिए था कि 5 साल की सर्विस आप मिलिट्री में कीजिए और जाइए। फिर इसको बढ़ा करके कर दिया गया 14 साल। ठीक है, इन द आर्म्ड फोर्सेस बोथ मैन एंड वुमेन ऑप्ट फॉर द शॉर्ट सर्विस कमीशन। तो आर्म्ड फोर्सेस में दोनों जाते हैं, मेंस भी जाते हैं वुमेन्स भी जाती हैं। लेकिन अगर आपने ये वाले 14 साल जो ग्रांट किए गए उसमें आर्मी की सर्विस कर ली, उसके बाद मेल ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन दे दिया जाता था। परमानेंट कमीशन का मतलब है कि अब आप जो रिटायरमेंट तक उस पोस्ट पर बने रह सकते हैं, आप कॉम्बैट रोल में रिटायरमेंट तक रह सकते हैं, आपकी पेंशन भी बंधेगी, आपको सारे जो अधिकार एक ऑफिसर के होते हैं वो सारे मिलेंगे। देखिए, तो मेल ऑफिसर्स को परमानेंट कमीशन दे दिया जाता था 14 साल की ट्रेनिंग के बाद। वुमेन ऑफिसर्स को ये चीज़ नहीं दी जाती थी, डिनाइड दिस प्रिविलेज इन द क्वेस्ट ऑफ इक्वलिटी। अब इस तरह से नहीं होता था तो इक्वलिटी की बात यहाँ सामने आई। आर्टिकल 14 से 18 के बीच की बात यहाँ पर आई। मैनी इंडियन आर्मी ऑफिसर्स जो उन्होंने पिटीशन फाइल की दिल्ली हाई कोर्ट में कि भाई ये कैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन यहाँ चल रहा है। 14 साल की जो कंप्लीशन है वो मैन ने भी पूरी की, वुमेन ने भी पूरी की, लेकिन मेंस को आप परमानेंट कमीशन दे रहे हो लेकिन वुमेन को कोई परमानेंट कमीशन नहीं दे रहे हैं। तो जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है उनका नाम है जैस्मिन कौर। तो ये जैस्मिन कौर जी ने भी जो इंडियन एयरफोर्स की तरफ से पिटीशन फाइल की वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2009 में, और इन 2010 केस जो है खुला वो, और उसने बे फॉरवर्ड आगे पे किया, पेविंग द बे फॉरवर्ड। तो देखिए क्या हुआ। सबसे पहले इंडियन एयरफोर्स, देखिए इंडियन एयरफोर्स अलग और इंडियन आर्मी की बात अलग चल रही है, कंफ्यूज मत होना। इंडियन एयरफोर्स वाज आल्सो अमंग द 3 सर्विसेज टू ग्रांट पीसी टू शॉर्ट सर्विस कमीशन वुमेन ऑफिसर। तो इंडियन एयरफोर्स ने सबसे पहले कदम उठाया था कि 14 साल की कंप्लीशन के बाद परमानेंट कमीशन वुमेन को भी दे दिया। इंडियन आर्मी ने ऐसा नहीं किया था। इंडियन आर्मी ने अपील की सुप्रीम कोर्ट में कि जी हम वुमेन को नहीं देंगे, क्योंकि बहुत सारी जो चीज़ें इन्होंने बताई कि साइटिंग रीजंस ऑफ पेक्युलर सर्विस कंडीशंस। तो इन्होंने बताया कि सर सर्विस कंडीशन बहुत हार्श होती हैं, वुमेन्स इनको जो है बियर नहीं कर पाएंगी, इसीलिए हम मेंस की जो है इसमें भर्ती करेंगे और वुमेन को वो परमानेंट कमीशन नहीं दिया जाएगा। लेकिन ये सब बातें सुप्रीम कोर्ट ने गलत साबित की कि अब वुमेन हर जगह पर हैं तो आप इस तरीके से ये रीजंस नहीं दे सकते। फिर एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिस आया, उन्होंने कहा पीसी टू वुमेन ऑफिसर विद लेस देन 14 ईयर ऑफ सर्विस। अब ये देखिए 2019 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का नोटिस आया और उन्होंने कहा कि 14 साल से पहले अगर आपकी सर्विस है तो आपको पीसी मिल जाएगा। ठीक है, मतलब परमानेंट कमीशन दे दिया जाएगा वुमेन्स को भी अगर 14 साल से आप ट्रेनिंग कंप्लीट नहीं की है। तो इन्होंने कहा कि भाई जो सीनियर हो चुके हैं जिन्होंने 14 साल की कंप्लीट भी कर लिया उनका क्या होगा। तो यहाँ पर ये एक गैम्बिट यहाँ पर दिखाई दी, सरकार की कुछ चाल वगैरह दिखाई दी। ओके, जजमेंट हैव फाइनली ऑब्टेन्ड पार्शली विद मेल द काउंटर पार्ट। तो
हम इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़े और यहाँ पर आकर के मेल के जो साइड में आकर के वुमेन और इक्वलिटी की बात यहाँ पर शुरू हो गई। द सुप्रीम कोर्ट आल्सो इशूड डायरेक्टिव्स टू एंश्योर दैट वुमेन आर नॉट रेस्ट्रिक्टेड टू स्टाफ ड्यूटीज़। तो इन्होंने कहा कि वुमेन को नहीं रोका जा सकता, वो हर जगह पर हैं। और मोस्टली 30% ऑफ वुमेन ऑफिसर्स इन द इंडियन आर्मी आर डिप्लॉयड इन कॉम्बैट जोन। और 30% वुमेन ऑफिसर कॉम्बैट जोन में इंडियन आर्मी में परफॉर्मिंग सिमिलर ड्यूटीज़ लाइक मेल ऑफिसर्स और अदर ऑफिसर्स। ओके, तो आर्टिकल बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, सीधी जो क्रोनोलॉजी चल रही है, ठीक है, समझने में ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही होगी। विद द ग्रांट ऑफ पीसी, तो अब परमानेंट कमीशन वुमेन को मिल गया, तो वुमेन ऑफिसर को अब क्या क्या फ़ायदा होने वाले हैं, ठीक है। अब ये रिटायरमेंट की एज तक अपनी पद पर सर्व करेंगी और इन्हें अपना अल्टरनेटिव नहीं देखना पड़ेगा 14 साल के बाद कि आप क्या करें, 14 साल जॉब में रह कर के आए हैं, आप क्या कैंटीन वगैरह में काम करें। दिस विल प्रोवाइड क्लैरिटी ऑन देयर करियर पाथ्स एंड प्लेस वुमेन ऑफिसर एंड इक्वल फुटिंग, वही इक्वलिटी की बात फिर, और प्रोफेशनल ग्रोथ की बात यहाँ पर हुई, प्रमोशन की बात हुई, और प्रोवाइड जॉब सिक्योरिटी भी मिलेगी कि 14 साल के बाद कहाँ जाएं। अब इंडियन आर्मी में सिर्फ 3.29% जो है वुमेन ऑफिसर हैं, लेकिन जितनी भी हैं वो शोल्डर टू शोल्डर मेल्स के साथ जो है इक्वलिटी पर हैं ऑफिसर इन ऑपरेशनल फील्ड एरिया। जबकि इंडियन एयरफोर्स में 13% वुमेन ऑफिसर्स हैं, ठीक है। तो आप ये पॉइंट भी याद रखिएगा कि इंडियन एयरफोर्स में ज़्यादा वुमेन एम्प्लॉयड हैं और आर्मी में कम वुमेन एम्प्लॉयड हैं। ओके, देन आगे चलते हैं। देखिए, एक ग्रांट ऑफ परमानेंट कमीशन विल एक्रू मैनी अदर एम्प्लॉय बेनिफिट, तो और क्या बेनिफिट होंगे, जैसे इन सर्विस करियर कोर्सेज, जैसे कि आप सर्विस में रहते हुए नेशनल डिफेंस कॉलेज में चले जाएं, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट में, आर्मी वॉर कॉलेज में जा कर के आप कोई डिप्लोमा या कोर्स वगैरह कर सकते हैं। फिर द डिफेंस सर्विस स्टाफ कॉलेज ऑप्शंस फॉर हायर स्टडीज़ आपके लिए खुल जाते हैं कि आप ऑन सर्विस रहते हुए ये सब काम कर सकते हैं। फिर आपकी पेंशन भी बनती है, आप एक्स सर्विसमैन का स्टेटस आपको मिलता है, एंड कंसिक्वेंट बेनिफिट इन द नेम ऑफ फ्यू, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स यहाँ पर आपको मिलते हैं। देखिए, विद वुमेन ऑलरेडी इन कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स एंड सर्विसेज, तो वुमेन अभी इनको परमानेंट कमीशन मिल गया है कॉम्बैट सपोर्ट आर्म्स में और सर्विसेज में, लेकिन अभी भी कॉम्बैट आर्म्स इज़ अ लॉजिकल नेक्स्ट स्टेप। तो अभी भी जो कुछ चीज़ें हैं वो बाकी हैं जिनमें हमें वुमेंस की एंट्री करानी है। अलाउ द एंट्री ऑफ वुमेन इनटू कॉम्बैट आर्म्स में भी हमें करानी है। अभी सपोर्टिंग आर्म्स में मिली है, लेकिन शायद ये कॉम्बैट आर्म्स में अभी नहीं मिली है। तो इस चीज़ की यहाँ पर बात की गई है कि अभी लड़ाई और भी बाकी है। यहाँ पर वर्ल्ड लेवल पर कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। कंट्रीज जैसे यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स हैज़ बीन कंजर्वेटिव अबाउट वुमेंस इन देयर रेस्पेक्टिव कॉम्बैट आर्म्स। तो कॉम्बैट आर्म्स की बात देखिए, कॉम्बैट सपोर्ट आर्म अलग है, कॉम्बैट आर्म अलग है। तो कॉम्बैट सपोर्ट आर्म में ये दे दिया गया है परमानेंट कमीशन, लेकिन कॉम्बैट आर्म्स में अभी नहीं दिया गया है। लेकिन यूएस और यूके में ये चीज़ दे दी जा चुकी है। और इसराइल ने तो वुमेन के लिए काफ़ी कुछ कर किया हुआ है। इसराइल डिफेंस फोर्सेज अचीव्ड बाय स्प्रेड इंटीग्रेशन ऑफ वुमेन। तो इसराइल में सबसे ज़्यादा जो मैन और वुमेन का रेशियो रहता है, ठीक है, उसके भी मिलिट्री के अंदर। आई एम श्योर दैट वी आर द करेक्ट पार्ट टू फ्यूचर इंटीग्रेशन, और ये जल्दी ही होगा। ये जो जैस्मिन कौर जी हैं जिन्होंने ये आर्टिकल लिखा है, वो होप जताती हैं कि आगे भी अच्छा होगा। देखिए, ये विंग कमांडर रह चुके हैं इंडियन एयर फोर्स के अंदर, रिटायर्ड ऑफिसर हैं, तो इनको सिचुएशंस का पता होगा किस तरह से चीज़ें चलती हैं, और ये आर्टिकल इसीलिए थोड़ा सा अच्छा हो जाता है, ठीक है। तो इस आर्टिकल के अंदर इतना ही था। होप ये आपको समझ में आ गया होगा, नहीं समझ में आया तो एक बार और देखिएगा। हम अगले आर्टिकल की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, ये काम का नहीं है, डॉक्टर कपिल खान का केस है। ये हांगकांग से रिलेटेड केस आपके काम का नहीं है। देखिए, ये देख लीजिएगा, कल भी आया था। गोपाल कृष्ण कमेटी बनी है, इतना ही याद रखिएगा कि गोपाल कृष्ण कमेटी बनी है। नॉन पर्सनल डाटा उसका किस तरीके से यूज़ किया जाए, किस तरीके से शेयरिंग की जाए। देखिए, ध्यान रखिए, नॉन पर्सनल की बात हुई है, पर्सनल डाटा की बात नहीं हुई है, ठीक है। पर्सनल डाटा मैनेजमेंट बिल अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। नॉन पर्सनल डाटा के ऊपर अभी अभी कमेटी बनी है, अब ये रिकमेंडेशन देगी, फिर कुछ बिल विल वगैरह लागू होगा, ठीक है। तो अभी कुछ हुआ नहीं है। ओके, ये वाला जो आर्टिकल है ये हिंदू सक्सेशन एक्ट के ऊपर है,
जो 1956 में आया था, और इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो बन चुकी है। आप जा सकते हैं कमेंट, आप उसमें ही जाइएगा एक्सप्लेनर्स वाली प्लेलिस्ट में, और वहाँ पर आपको मिल जाएगी। हिंदू सक्सेशन एक्ट में अभी अभी अमेंडमेंट हुए थे और गर्ल की एज को 18 से 21 करने की बात हुई थी, मैरिज की एज को। तो आगे चलते हैं, कुछ और आर्टिकल्स अच्छे निकले हों तो उनको भी देख लेते हैं। देखिए ये वाला आर्टिकल देखिए पहले, मिशन कर्मयोगी की यहाँ पर बात हुई है। मिशन कर्मयोगी चलाया गवर्नमेंट ने, ये ट्रेन करेगी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, सिविल सर्वेंट्स को, ठीक है। तो फोकस इज़ ऑन फ्यूचर रेडी सिविल सर्विस, इसके ऊपर सेपरेट वीडियो आने वाली है, ठीक है। अगले 1 घंटे के अंदर वीडियो आ जाएगी, आप उसको जा कर के देख सकते हैं। देखिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मीजर्स फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम्स, ये वही क्वेश्चन आवर को लेकर के बीजेपी ने कहा कि ऐसे समय में हम ऐसी जो सिचुएशंस हैंडल कर रहे हैं वही बता रहा है, क्वेश्चन आवर कराने की ज़रूरत नहीं है। फिर मैंने बताया जैसे कि अपोजिशन ने कहा कि राइट टू क्वेश्चन गवर्नमेंट विल बी लॉस्ट, अगर राइट ऑफ क्वेश्चन अपोजिशन को नहीं दिया गया तो गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी ख़त्म हो जाएगी, डेमोक्रेसी खतरे में आ जाएगी। तो ये सब बातें यहाँ पर हैं, इसको पूरा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आपको समझ में आ चुका है कि क्या होता है क्या नहीं होता। क्वेश्चन आवर अगर आपने पढ़ा है तो इसमें इतना घुसने की ज़रूरत नहीं है। ऑल राइट, आई थिंक नो फर्दर आर्टिकल इज़ इम्पोर्टेंट। ओके ओके देन दिस इज़ योर टुडेज़ द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस। और अब भाई ये आर्टिकल आपके बहुत ही ज़्यादा काम का था, इक्वलिटी के सब्जेक्ट पर ये टॉपिक बहुत ही अच्छा है, इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो इसको काफ़ी बार देख लीजिएगा, ठीक है। और जीडीपी जीएसटी का किस्सा रोज़ ही चल रहा है, और ये पेंगोंग सो और चुस्सुर रीजन की जो वीडियो है ये भी आप जो चैनल है उस पर जा कर के देख सकते हैं। तो ये डिस्कशन जो है यहाँ पर एंड होता है, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है। और बस चलते हैं, कुछ कमी हुई हो तो कमेंट में बता देना, और चलिए फिर, थैंक यू।